नमस्कार। भौतिक भूगोल में पिछले व्याख्यान में अपवर्तन चक्र की संकल्पना के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसमें डेविस ने इस विचारधारा के ऊपर क्या प्रकाश डाला है, कैसे प्रकाश डाला है और अपवर्तन की किन किन अवस्थाओं का जिक्र किया है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हुए आज पेंक की जो अपवर्तन चक्र की विचारधारा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जर्मन विद्वान पेंक ने डेविस की विचारधारा को गलत, निरुद्देश्य और असंगत बताया है। इन्होंने अपवर्तन चक्र संबंधी भिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने उत्थान और अपवर्तन क्रिया को साथ साथ सक्रिय माना और अपवर्तन चक्र की उत्थान एवं निम्नीकरण की दर एवं दोनों के अपने आपसी संबंधों की प्रावस्था का योग बताया है। इन्होंने डेविस से भिन्न कुछ नामावलियों का प्रयोग किया जो अवस्था की द्योतक नहीं बल्कि स्थल रूपों के विकास की भिन्नता की द्योतक है। जिसमें जो पहला है वो आफस्ते जिंडे इंटी बकलूं, यह तीव्र उत्थान की अवस्था है। दूसरा है गिलिक फार्मिंग इंटी बकलूं, इसमें उत्थान और अपवर्तन समान रूप से होता है। और तीसरा है आवस्थी जिंडे इंटी बकलूं, इसमें उत्थान हासोन्मुख या मंद होता है। पेंक ने भूखंड के उत्थान के साथ ही अपवर्तन को भी सक्रिय कारक माना है। कुछ समय बाद उत्थान समाप्त होता है लेकिन अपवर्तन जारी रहता है। डेविस के विपरीत पेंक ने अपवर्तन चक्र का आरंभ समान संरचना वाले फैलते हुए गुम्बद पर माना है जिसके ऊपर उत्थान की प्रक्रिया विभिन्न दर से होती है। पेंक ने इसे आरंभिक इकाई को प्राइम प्रारंभ नाम दिया है जो वास्तव में एक आरंभिक समप्राय मैदान का रूप होता है। इन्होंने चक्र का अंतिम रूप इंड्रम माना जो डेविस द्वारा वर्णित संप्राय मैदान है। पेंक ने अपवर्तन चक्र की 5 अवस्थाओं में ग्राफीय विधि द्वारा प्रस्तुत किया है। सामने आप देखिएगा एक ग्राफ के द्वारा जो पेंक हैं इन्होंने अपना जो विचारधारा है इसको समझाने का प्रयास किया है। तो इस चित्र में कै और गै जो स्थल खंड की कुल ऊंचाई को एवं कै और खै अपवर्तन चक्र अवधि को व्यक्त करते हैं। ऊपरी वक्र अधिकतम औसत ऊंचाई एवं निचला जो वक्र है ये निम्नतम औसत ऊंचाई को दर्शाता है। बैफ है, येफ है, रैफ है और वैफ है, ये विभिन्न अवस्थाओं के औसत ऊंचावच को प्रकट करते हैं। 5 अवस्थाएं ऊंचावच के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। इसमें जो पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था में उत्थान व अपवर्तन दोनों सक्रिय होते हैं। यद्यपि उत्थान अधिक होता है, घाटियां गहरी होती हैं, अपवर्तन कम होने के कारण नदियों के दोआब चौरस एवं कम अपवर्तित होते हैं। दूसरा, द्वितीय अवस्था में उत्थान व अपवर्तन दोनों समान रूप से सक्रिय होने के कारण घाटियां शीघ्रता से चौड़ी होने लगती हैं, दोआब नुकीले व घाटियां नीचे होने लगती हैं। तीसरी अवस्था में उत्थान व अपवर्तन की स्पर्धा होती है। अपवर्तन सक्रिय होने के कारण उच्च भाग अधिक ऊंचे नहीं रह पाते, उत्थान के कारण निम्न भाग निम्न नहीं रहते। परिणाम यह होता है कि पृष्ठीय अंतर समान रहते हैं। जैसे आल्पस एवं हिमालय में जो उत्थान के अंतिम काल में यही दशा रही होगी। चतुर्थ अवस्था में उत्थान दर मंद गति या क्षीण हो जाती है, अपवर्तन अधिक प्रभावकारी होता है, फलस्वरूप घाटियां व दोआब अधिक गहरे व नीचे होने लगते हैं। और अंतिम और पंचम अवस्था में अपवर्तन भी क्षीण पड़ जाता है, घाटियों के मध्यस्थ नुकीले पर्वतनुमा टीले गोलाकार होने लगते हैं, पृष्ठीय अंतर कम हो जाते हैं। यह दशा प्रदेश की वृद्धावस्था की सूचक होती है। अब ये जो पेंक ने अपना जो मत प्रस्तुत किया है, विचारधारा प्रस्तुत की है, तो इसकी कुछ विद्वानों ने समालोचना भी की है। जिसमें पहला है पेंक की विचारधारा डेविस की विचारधारा के कई भ्रमों का समाधान करती है, लेकिन इसकी सत्यता के बारे में अभी शंका है। दूसरा है स्थल रूपों के विकास को स्पष्ट करने में यह विचारधारा काफी रोचक किंतु जटिल है। पेंक ने उत्थान व निम्नीकरण की दर के संबंध में जो व्याख्या की है वह भ्रामक है। कभी तो वह दोनों को समान बताते हैं, कभी असमान। इस कारण यह विचार केवल काल्पनिक है। डेविस अपवर्तन चक्र के जनक हैं तो पेंक उसके विरोधी। दोनों विद्वानों के मतों में अंतर का कारण उनके कार्य क्षेत्र की भिन्नता थी।
डेविस ने अमेरिका में कार्य करते हुए संरचना के प्रभाव को अधिक महत्व दिया, लेकिन पेंक ने आल्प्स की सामान्य संरचना से प्रभावित होकर संरचना को अधिक महत्व नहीं दिया। एक भूवैज्ञानिक होने के कारण पेंक का मुख्य उद्देश्य भूआकृतिक इकाई के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करना था। इस कारण उनके विचार रूढ़िवादी या पश्च दृष्टा थे। डेविस का उद्देश्य स्थल के वर्तमान रूप को व्याख्या होने के कारण अग्रदृष्टा उनको कहा जाता है। पेंक ने ढालों का पर्याप्त विश्लेषण किया है। डेविस की विचारधारा में ढालों को कोई महत्व नहीं दिया गया, किंतु यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। भूआकृति विज्ञान ढालों का विश्लेषण मात्र नहीं है। जर्मन भाषा में संपादित होने और कम प्रचार पाने के कारण पेंक के विचार ध्रुव व कठिन हो गए हैं। उनकी संकल्पना प्रश्नों पर रोचक लगती है, किंतु प्रायोगिक नहीं है। इन्होंने अपने चक्र को अत्यधिक ज्यामितीय बना दिया है। अब ये तो हुआ डेविस और पेंक के अनुसार जो अपरदन चक्र है, किस तरह से एक उत्थित भूभाग अपरदन के विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर एक अंत में विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए एक संप्राय वदान में बदल जाता है। एक अपरदन का सामान्य चक्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अपरदन के सभी साधनों में बहते हुए जल की क्रिया सबसे अधिक व्यापक होने के कारण प्रवाही चक्र या नदी के अपरदन चक्र को सामान्य चक्र कहा जाता है। आर्द्र प्रदेशों में तो जल का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ही। शुष्क मरुस्थलों एवं परिहिमानी जो क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, उनमें भी आंशिक रूप से जल की अपरदन क्रिया होती है। अपरदन के सामान्य चक्र का प्रारंभ सागर तल से के किसी भी स्थलखंड के उत्थान के साथ होता है। स्थलखंड के उत्थान के साथ ही उस पर नदी द्वारा अपरदन चक्र या अपरदन शुरू हो जाता है। शुरू में उत्थान की दर अपरदन की अपेक्षा अधिक होती है, अतः स्थलखंड की ऊंचाई तथा ऊंचावच बढ़ते हुए चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात स्थलखंड का उत्थान रुक जाता है और अपरदन सक्रिय रहता है। डेविस के मत में दीर्घ काल तक स्थलखंड स्थिर रहता है। इस कारण अपरदन के कारण उत्थित भाग क्रमशः कटकर संप्राय हो जाता है। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है। उत्थित स्थलखंड के संप्राय होने या आधार तल तक पहुंचने की क्रिया 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है, जिसके दौरान विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां उत्पन्न होती हैं। डेविस ने इन अवस्थाओं का नामकरण युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था किया है, लेकिन इन अवस्थाओं को वर्षों या अवधि में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 2 स्थानों पर एक साथ आरंभ होने के वाले अपरदन चक्र का एक साथ समाप्त होना आवश्यक नहीं है। अपरदन चक्र की अवधि अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें स्थलखंड की ऊंचाई व विस्तार, वर्षा की मात्रा, स्थल की संरचना, अपरदन के साधन या स्वरूप मुख्य हैं। डेविस के अनुसार इन आदर्श अपरदन चक्र जो है वो कुछ अवस्थाओं में, ये अपने पीछे भी अपने चर्चा कर चुके हैं, तो इसकी कुछ अवस्थाएं हैं जिनसे होकर ये संपन्न होता है। तो पहले इन्होंने जो अवस्था बताई है युवा अवस्था। स्थलखंड पर ढाल के अनुरूप अनुवर्ती धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये लघु अवनालिकाएं होती हैं जो शीर्ष अपरदन द्वारा विस्तृत होती हैं। मुख्य नदियां अपनी घाटी को गहरा करती हैं, क्रमशः सहायक नदियां विकसित होती हैं। इस प्रकार पादपाकार अफवाह विकसित होता है। नदियां निम्न कटाव द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती हैं और वे सक्रिय व गहरी कंदराओं में प्रवाहित होती हैं। घाटी के पार्श्व दीवार की तरह खड़े होते हैं तथा उनका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा हो जाता है। नदियों के मध्य दोआब तथा जल विभाजक चौड़े तथा विस्तृत होते हैं। नदी के मार्ग में कोमल सेलों के स्थान पर प्रपात एवं छिप्रिकाओं का निर्माण हो जाता है। तीव्र ढाल के कारण नदी का वेग अधिक होता है। नदी के साथ बहते प्रवाह शैलखंड नदी की तली में जलज क्रियाओं व अवनति कुंडों की रचना होती है। दूसरी जो अवस्था जो बताई गई है सामान्य जो अपरदन चक्र है, उसमें प्रौढ़ावस्था। पर्वतों से उतरकर नदी जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है तो ढाल में कमी के कारण उसका वेग मंद हो जाता है, अतः उसके साथ लाया गया प्रवार शैल पर्वतों की तलहटी में जलोढ़ शंकुओं और पंखों के रूप में निक्षेपित होने लगता है। कई जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरपदीय मैदान की रचना होती है। नदियां क्षैतिज अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं। दोआब कटकर संकरे होने लगते हैं। जल विभाजक नुकीले होते हैं। प्रमुख नदी अपने आधार तल को प्राप्त करके क्रमबद्ध हो जाती है।
नदी विसर्ग बनाकर बहती है, जो क्रमशः अधिक घुमावदार होते हैं। तीसरी जो अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्ध अथवा जीर्ण अवस्था में मुख्य नदी की सहायक नदियां भी आधार तल को प्राप्त करके क्रमबद्ध हो जाती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने से घाटी चौड़ी हो जाती है। बाढ़ का मैदान बहुत विकसित हो जाता है। दोआब कटकर नीचे हो जाते हैं। बाढ़ के मैदान में यत्र तत्र सैलें दलदल बन जाती हैं। नदी की परिवहन शक्ति कम होने तथा बोझ अधिक होने के कारण निक्षेप कार्य अधिक होता है। मुहाने के निकट नदी डेल्टा बनाती है। संपूर्ण क्षेत्र आधार तल तक कटकर सपाट या संप्राय हो जाता है। केवल कठोर व प्रतिरोधी सेलें जो टीलों के रूप में इधर उधर शेष रह जाती हैं, जिन्हें मोनोडनाक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अपरदन चक्र है, इसकी डेविस, पेंक और एक सामान्य रूप में जो अपरदन चक्र की जो विचारधारा है, इसके बारे में हमने जाना। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।